हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी वैज्ञानिक हमारे ब्रह्मांड में किसी आकाशीय पिंड यानी किसी हेवनली बॉडी पर शोध करते हैं तो वो क्या करते हैं? सीधी सी बात है कि वो स्पेस में भेजे गए किसी रॉकेट या सैटेलाइट द्वारा खींची गई तस्वीरों के आधार पर ही उस पर रिसर्च करेंगे। तो ऐसे में जाहिर है कि ये रॉकेट्स और सैटेलाइट्स किसी स्पेस स्टेशन से ही लॉन्च किए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन स्पेशली डिजाइन वाहनों को स्पेस में भेजने वाले स्पेस स्टेशन दरअसल काम कैसे करते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इस दुनिया के सबसे पहले स्पेस स्टेशन की बात करें तो वह रूस ने बनाया था, जिसका नाम था सैल्यूट 1 और इसे 19 अप्रैल 1971 को पृथ्वी के ऑर्बिट तक लॉन्च किया गया था। कोल्ड वॉर के चलते अमेरिका के नासा भी पीछे नहीं रहा और उसने भी 14 मई 1973 में स्काई लैब के नाम से एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करवाया। लेकिन यहाँ एस्ट्रोनॉट कुछ ही हफ्तों तक रहे, फिर वो खाली पड़ा रहा और उस स्पेस स्टेशन को मैनेज नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से उसका ऑर्बिट धीरे धीरे कम होने लगा और धीरे धीरे वो पृथ्वी के नजदीक आने लगा। यानी कि हर साल स्काई लैब पृथ्वी के नजदीक आने लगा, जिसे लेकर नासा की कोई तैयारी नहीं थी और 1979 में वह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जाकर क्रैश हो गया और कई टुकड़ों में बंट गया। लेकिन ये सब स्पेस तो सिर्फ एक ट्रेलर था, जिसके बाद बना दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो कि स्पेस में हमारी पृथ्वी को ऑर्बिट करने वाला था। हम बात कर रहे हैं ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये स्पेस किसी एक कंट्री का नहीं, बल्कि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, रूस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनाडा और जापान की कंट्रीब्यूशन थी। इसके पीछे की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल 1984 में यूएस ने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया जिसका नाम था फ्रीडम। कुछ सालों तक इसका डिजाइन तैयार किया गया और उसकी इंजीनियरिंग और रिसर्च में बहुत पैसा खर्च हुआ। लेकिन आधे में ही अमेरिका की कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग रोक दी, जिससे कि ये प्रोजेक्ट भी रुक गया। और फिर 1993 के बाद जब नासा ने दूसरे देश के साथ टीम बनाकर इस प्रोजेक्ट को दोबारा जिंदा किया तो फिर उसका नाम रख दिया गया ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। फिर उसके बाद स्पेस में इस अमेजिंग मास्टरपीस का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और इस कंस्ट्रक्शन को पूरे 10 साल बाद कंप्लीट किया गया। ISS में हम स्पेस में रहने और काम करने के बारे में सीख रहे थे। यहाँ पर कई एस्ट्रोनॉट रहते हैं जो कि इस विषय पर रिसर्च करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ISS 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा रूस का है जिसमें रूस अपनी रिसर्च करता है और दूसरा हिस्सा अमेरिका का है जिसमें अमेरिका और बाकी देश अपनी रिसर्च करते हैं। स्पेस में आमतौर पर 6 लोग रहते हैं, लेकिन इसमें अधिकतम 13 लोग भी रह चुके हैं। अब तक कुल 240 लोग यहाँ पर जा चुके हैं और हर एस्ट्रोनॉट यहाँ 6 महीने का वक्त गुजारता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे ज्यादा दिन बिताने का रिकॉर्ड नासा के एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली के नाम है, जिन्होंने ISS में 340 दिन बिताए थे। इनका एक जुड़वा भाई भी है जिनका नाम है मार्क कैली। नासा इन दोनों के ऊपर रिसर्च कर रहा है, एक स्पेस में रहता है और एक पृथ्वी पर। अब इन दोनों की बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये नासा और दूसरी संस्थाएं इन दोनों पर स्टडी कर रही हैं, ताकि स्पेस में ह्यूमन बॉडी पर होने वाले प्रभाव को समझा जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर एस्ट्रोनॉट रहते कैसे हैं? तो आपको बता दें कि स्पेस स्टेशन के अंदर तापमान और प्रेशर को मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसके साथ ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बनाए रखना पड़ता है और इसे बाहर जाने के लिए एक एयर लॉक को यूज किया जाता है। ISS में सबसे बड़ी चेंज ग्रेविटी को लेकर आती है। आपको बता दें कि ISS के अंदर ग्रेविटी को भी फील नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें एस्ट्रोनॉट हवा में तैरते हैं, बैठ नहीं सकते, लेट नहीं सकते और यहाँ तक कि वहाँ खड़े खड़े भी सोया जा सकता है। सोने के लिए कई स्लीपिंग स्टेशन बने हैं जहाँ पर एस्ट्रोनॉट अपने आप को स्लीपिंग बैग में बांध लेते हैं ताकि नींद में वो हवा में इधर उधर ना उड़ जाए। एग्जाम्पल के लिए पृथ्वी गोल है और हम उस पर ग्रेविटी के कारण चिपके हुए हैं, जबकि ISS के अंदर बहुत ही कम ग्रेविटी होती है। वहीं इस ग्रेविटी के कारण ISS का टॉयलेट भी अलग है। स्पेस स्टेशन के अंदर खास तरह की माइक्रो ग्रेविटी टॉयलेट लगाए जाते हैं। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स को एक्सरसाइज करना कंपलसरी होता है, जिसमें हर एस्ट्रोनॉट को कम से कम 2 घंटे एक्सरसाइज करनी होती है। ISS के आकार की बात करें तो ये करीब एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है, जिसे पृथ्वी से बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। इंटरनेट और कुछ ऐप से पता किया जा सकता है कि ये किस समय आपके आसमान के
ऊपर होगा। ये पृथ्वी की सतह से करीब 250 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। ये स्पेस स्टेशन हमेशा से इतना बड़ा नहीं था, इसे हर साल स्पेस में ही जोड़कर तैयार किया गया। इसी स्पेस स्टेशन में रिसर्च लैब भी है, जिसे एस्ट्रोनॉट साइंस एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जो कि मोस्टली स्पेस से संबंधित होती है। लेकिन एस्ट्रोनॉट जिसमें रहते हैं वह बिल्कुल अलग है, जो कि दिखने में कैप्सूल जैसी दिखाई देती है और उन्हें प्रेशराइज्ड चैम्बर्स कहा जाता है। और यहीं पर एस्ट्रोनॉट सोते हैं, खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। ये चैम्बर स्पेस स्टेशन के बिल्कुल सेंटर में है और इसे 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। तो जैसा कि हमने वीडियो में पहले बताया कि एक है रूस ऑर्बिटल सेगमेंट, जो कि पूरा का पूरा अकेला रशिया है, और दूसरा है अमेरिकी ऑर्बिटल सेगमेंट, जो कि बेसिकली अमेरिका का मॉड्यूल है, जिसमें जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा का भी गिना चुना क्वार्टर था। आईएसएस में 15 कंट्रीज की इक्विटी थी। आपको बता दें कि इसमें ब्राजील भी पार्टनर था, लेकिन साल 2007 में वो इस फंडिंग से बाहर निकल गया। दोस्तों, ये सभी मॉड्यूल अलग अलग देशों ने अपने कस्टमाइजेशन के अनुसार बनाए हैं और फिर उन्हें लॉन्च करके स्पेस में ही फिट कर दिया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन्हें फिट कैसे किया गया। तो दोस्तों, इसके लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। एक तो स्पेस स्टेशन में सभी मॉड्यूल के कोने में डॉकिंग पोर्ट्स, जो कि बेसिकली एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल से जोड़ने में हेल्प करते हैं। लेकिन आईएसएस के 2 मॉड्यूल एनी डॉकिंग पोर्ट से नहीं जुड़ सकते। इन्हें जोड़ने के लिए पीएमए यानी कि प्रेशराइज्ड मेटिंग अडॉप्टर की मदद ली जाती है। मॉड्यूल्स को एक दूसरे के करीब प्रोपेलर्स की मदद से लाया जाता है, जो कि मॉड्यूल को इधर उधर ट्रेवल करने में मदद करते हैं। अब स्पेस में ये सब करने के लिए एनर्जी की भी जरूरत होती है। अब इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इसके स्टेशन में मौजूद हैं सोलर एरेज, जो स्टेशन के लंबे बाजुओं जैसे दिखते हैं। इन पर सूर्य की रोशनी पड़ती है और फिर इसी रेडिएशन से उन्हें एनर्जी मिलती है। इन्हीं मॉड्यूल्स में रेडिएशन पैनल भी इंस्टॉल किए जाते हैं, जो कि एक्स्ट्रा हीट को रेडिएशन से निकाल सके। इनमें से सारे देशों ने एक्सपेरिमेंट लैब्स बनाए हैं, जिनमें अमेरिका के एक्सपेरिमेंटल लैब का नाम है डेस्टिनी, जापान के लैब का नाम कीबो है और अमेरिका का कोलंबस भी अमेरिकन सेगमेंट में ही है। रूस के एक्सपेरिमेंट लैब का नाम है पॉइस, जो कि रूसी ऑर्बिटल सेगमेंट में आता है और ये सभी एक दूसरे से एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की वजह से अटैच्ड हैं। इसे स्पेस स्टेशन का बैकबोन भी कहा जाता है और तकनीकी भाषा में इसे ट्रस कहा जाता है। वहीं छोटे मोटे काम के लिए एस्ट्रोनॉट्स को बाहर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि आईएसएस में जगह जगह कैनेड आर्म अटैच किए गए हैं, जिसे आप एक आम इंसान की लैंग्वेज में स्पेस का बाजू कह सकते हैं। इसकी मदद से एस्ट्रोनॉट आईएसएस में अंदर बैठ के भी बाहर की फंक्शनिंग का काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि कनाडा ने एक रोबोट भी लगाया है, जिसे डेक्स्ट्रे कहा जाता है, जो कि इजीली एस्ट्रोनॉट को बाहरी काम करने में मदद करता है। ऐसा भी होता है कि एस्ट्रोनॉट को बाहर के नज़ारे देखने का मन हो तो इसके लिए बनाया गया है स्पेस स्टेशन में एक स्पेशल रूम, जिसे कहते हैं कपोला। इस कमरे में 7 विंडोज हैं, जहां पर शटर्स भी मौजूद हैं, जिन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक बंद किया जा सकता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह काम करता है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।